नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दोपहर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ बड़ा सड़क हादसा में 11 लोगों की मौत हो गई। भगवती का विसर्जन कर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पुलिया से नीचे नदी में गिर जाने से यह हादसा हो गया। ये घटना पंधाना थाना क्षेत्र के जमाली के पास आबना नदी में हुई। हादसे में 14 से ज्यादा लोग डूब गए। अब तक 11 शव प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से निकाले हैं। 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, जिसमें 2 महिला और 1 बालिग पुरुष शामिल हैं। वहीं 3 में से 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाकी लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मृतकों में अधिकांश छोटे बच्चे हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। वहीं इस घटना में घायल सभी लोगों को उचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के जरापू ने एयरवेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंडिगो के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान भारत में हो रहे बुनियादी ढांचागत आर्थिक और सुशासन संबंधी बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भारत यूरोप के बढ़ते संबंधों और उनके जरिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि इन अवसरों से भारत के विमानन क्षेत्र को नई दिशा और गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज से हैदराबाद में शुरू हो रहे जिटो कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस आयोजन में नेटवर्क, ज्ञान और मनोरंजन क्षेत्र का समागम होगा। इसका उद्देश्य पेशेवरों, उद्यमियों और सामुदायिक नेताओं के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा है कि हम आज योम किपुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हिटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। ये विशेष रूप से दुखद है। उन्होंने आगे लिखा, यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से उत्पन्न चुनौती की एक और भयावह याद दिलाता है, जिसका मुकाबला वैश्विक समुदाय को एकजुट और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से करना होगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ हैं। हम इस दुख की घड़ी में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुरुपुरब पर सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने पर आभार व्यक्त किया है। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं एक बार फिर शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक बहाल होंगी। इस बीच इंडिगो ने जानकारी दी है कि वो 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग शुक्रवार 3 अक्टूबर से उपलब्ध होगी। अक्टूबर 2014 में शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये कार्यक्रम पीएम और देशवासियों के बीच सीधे संवाद का सशक्त मंच साबित हुआ है। ग्रामीण विकास और सामाजिक मुद्दों से लेकर गुमनाम नायकों की कहानियां इस कार्यक्रम के विषय रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और संबंधित क्षेत्रों जैसे उभरती तकनीकों में कौशल प्रदान करेगा।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम का लक्ष्य था कि ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हो। हमें टॉप 500 इंडस्ट्री के साथ एमओयू करना चाहिए जिससे युवाओं को इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान 5.0 शुरू किया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें स्वच्छता, फाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण और ई कचरा निपटान पर जोर दिया जाएगा। सभी मंत्रालयों और विभागों को इसके लिए विशेष कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत कृषि मंत्रालय ने 753 स्वच्छता स्थलों और 1.7 लाख लंबित शिकायतों की पहचान की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 933 स्थलों, 937 शिकायतों और 11 सांसद संदर्भों को सूचीबद्ध किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1454 स्थलों, 15,494 फिजिकल फाइलों और 3,269 ई फाइलों की समीक्षा के लिए चयन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगी। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अशांत समय में समृद्धि की तलाश इस विषय पर किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश है। इसमें 30 से ज्यादा देशों के 75 प्रतिभागी भाग लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने की संभावित तारीख से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक को चुनावी वर्ष की अंतिम बड़ी बैठक माना जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। पुणे की विशेष अदालत सत्यकी सावरकर की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लंबित मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश देने की मांग की गई है। मामला आईपीसी की धारा 500 के तहत मार्च 2023 के गांधी के भाषण से जुड़ा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को कोलंबिया में दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं वो भारत को नीचा दिखाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मंच खोजते हैं। मालवीय ने 2014 से 2015 और 2024 से 2025 के बीच भारत की उत्पादन अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव और ठोस आंकड़ों के साथ गांधी के भारत निर्माण नहीं करता वाले बयान का खंडन किया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूम कर भारत विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान की निंदा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। असम पुलिस के सीआईडी के एसआईटी ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 2 और लोगों अमृत प्रभा महंत और शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की सहगायिका थी और शेखर उनके बैंड के सदस्य थे। दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के दौरान सिंगापुर में जुबिन के साथ थे और मौत के समय नौका में मौजूद थे। इस मामले में केस नंबर 18/2025 दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 102, 105, 106(1) और 103 शामिल हैं। एसडीजीपी और एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मौत से जुड़े तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश के आसार हैं। आज और कल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। 4 और 5 अक्टूबर को झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 से 7 अक्टूबर के बीच पंजाब में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पहाड़ी इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। आज तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धौलापुर पर्वतों में हल्की बर्फबारी और कांगड़ा घाटी के निचले इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवा 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। पिछले शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौलाना रजवी ने प्रदर्शन के बजाय मोहम्मद साहब की शिक्षा अपनाने की अपील की है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कुल 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 49 इनामी नक्सली थे, जिन पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था।
बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने और शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की अपील की है। लेह में स्कूल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सभी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के 9 दिनों बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत 84 बटालियन सीआरपीएफ ने आज जिला अस्पताल रामबन और चिनाब नदी के किनारे बड़े पैमाने पर सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर कमांडेंट एन रणवीर सिंह ने नागरिकों से अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर साफ रखकर स्वच्छता पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की, जिससे स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत के योगदान मिल सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री वाडेफुल को बधाई देते हुए लिखा, जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री वाडेफुल जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार और जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के स्पेशल सेल की एक टीम ने कापसेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधी राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और राजस्थान के भरतपुर निवासी महिपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बालनोई बॉर्डर पर आदिवासी मेला आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम और पारंपरिक आकर्षणों का आनंद लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश हुई, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण बंगाल के बीरभूम जिले में सुबह सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर तक बीरभूम जिलों कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री और भारत को नीचा दिखाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विजयादशमी का उत्सव कल धूमधाम से मनाया गया। दशहरा के मौके पर जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और रावण दहन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दशहरा उत्सव के बाद श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। गांधी जयंती के अवसर पर गेट्स फाउंडेशन में भारत दिवस मनाया गया। गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 2 अक्टूबर को गेट्स फाउंडेशन में भारतीय संस्कृति, कला और व्यंजनों की प्रदर्शनी के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NILIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार के अनुसार ये प्लेटफॉर्म AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और संबंधित क्षेत्रों जैसे खास तकनीकों में उद्योग केंद्रित प्रोग्राम प्रदान करेगा। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए लचीले डिजिटल लर्निंग मोड और वर्चुअल लैब भी उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक GST से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से 1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये योजना बनाते समय की गई परिकल्पना 91,600 से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। केंद्र सरकार ने फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन योजना के तहत उद्योग और स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। औषधि विभाग ने अपनी PRIP योजना के तहत अनुसंधान एवं नवाचार परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये योजना इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और इनोवेशन संचालित क्षेत्र में बदलने की एक ऐतिहासिक पहल है। उत्तर प्रदेश की कारीगरी और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। GST दरों में कटौती से कारीगरों और MSME की जेब पर दबाव घटेगा। साथ ही कारीगरी और उद्योग जगत की घरेलू और वैश्विक बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी अब पहले से 6 से 7% सस्ती होगी। इन उत्पादों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों कारीगरों को रोजगार की स्थिरता मिलेगी। कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ के लेदर, फुटवेयर और एसेसरीज जो GI टैग प्राप्त हैं अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। GST दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश के शिल्प उद्योग जगत को सीधा लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296.71 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि पिछले 4 वर्षों में 696.27 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को साफ किया गया और उपयोग में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सराहना की, जिसने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सेगमेंट पर वन्यजीव अनुकूल उपायों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के खलियाबोर नुमालीगढ़ सेक्शन के मौजूदा राजमार्ग को 4 लेन तक चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दी। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-सितंबर अवधि में मजबूत रही है। इसकी वजह खपत, निवेश और सरकारी खर्च का बढ़ना है। विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार भारत और चीन के बीच 26 अक्टूबर से सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू होने वाली हैं और टिकटों की बुकिंग आज से उपलब्ध होगी। भारत EFTA ट्रेड एवं इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से देश में $100 अरब का निवेश आएगा और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी और इससे भारत की यूरोप के साथ व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी। भारत EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein देश शामिल हैं। इससे भारत और इन देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जोखिम गारंटी कोष बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी ने 2 नई सुविधाएं शुरू की हैं ताकि निवेशकों के भुगतान को सुरक्षित बनाया जा सके और बिना पंजीकरण वाले संस्थानों की ओर से धोखाधड़ी को रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की MSP 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं रबी सीजन 2026-27 में सरकार 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। इस ऐतिहासिक पहल को 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बारिश की वजह से आई बाढ़ की मार झेल रहा है। एक बार फिर प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मोरक्को के कैसाब्लांका शहर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मार्च किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की मांग की। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला योम किपुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हिटन पार्क सिनेगॉग में हुआ। डेमोक्रेट्स के हेल्थ केयर संबंधित मांगों पर अड़े रहने से अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध जारी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि शटडाउन जारी रहता है तो बड़े पैमाने पर संघीय कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है और कई प्रोग्राम में कटौती भी हो सकती है।
यूएस न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के कई कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सरकारी खर्च के नए कार्यक्रम पर सहमत न होने से बुधवार से शुरू शटडाउन को ट्रंप सरकार शटडाउन को एक अवसर के रूप में ले रही है। यूरोप, भारत और चीन से रूसी तेल न खरीदने की ट्रंप की अपील पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रूसी तेल के बिना कार्य नहीं कर सकती है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रूसी गोलाबारी के कारण चार्नोबिल परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विशेषज्ञ वर्तमान में बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और अस्पतालों ने बताया कि इजरायली हमलों में गुरुवार को कम से कम 52 लोग मारे गए और कहा कि कुछ लोग हवाई हमलों में मारे गए जबकि अन्य ड्रोन हमलों और गोलाबारी में मारे गए। मैड्रिड में पुलिस और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई क्योंकि गाजा जाने वाले सहायता बेड़े के सदस्यों को इजराइल द्वारा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ गया। हजारों लोगों के शहर में मार्च के साथ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अपने अंत में हिंसक हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का नया मेमो विवाद में कॉलेज फंडिंग को विदेशी छात्रों की सीमा और विचारधारा आधारित नीतियों से जोड़ने का प्रस्ताव, व्हाइट हाउस ने मेमो का बचाव किया। पेरू ने अर्जेंटीना हत्याकांड आरोपी को किया निष्कासित। लीमा से गिरफ्तार मातियास ओजोरियो को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से अर्जेंटीना भेजा गया। अर्जेंटीना में भड़का आक्रोश और विरोध, सुरक्षा मंत्री के अधिकतम सजा का आश्वासन दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष दिसंबर में भारत की यात्रा पर आएंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्रा नए साल से पहले होगी जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की यात्रा करेंगे जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर डेनमार्क स्थित भारतीय दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विद्युत विभाग के सचिव पंकज अग्रवाल और डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में आज भारत कल के 2 विकेट पर 121 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। कल मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का शानदार खेल जारी रहेगा। बांग्लादेश ने राशिद खान की शानदार गेंदबाजी के बावजूद 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में गुरुवार देर रात अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 2022 के बाद से विश्व चैंपियनशिप में चानू का यह पहला पदक है। इससे पहले 2024 के पेरिस ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी। नॉर्वे के फोर्डो में चानू ने 84 किलोग्राम स्नैच और 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क सहित कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में कुल 213 किलोग्राम भार उठाकर कोरिया की पिछले साल के विश्व चैंपियन री सोंगगम ने स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू विश्व चैंपियनशिप में भारत के 14 सदस्यीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। विश्व चैंपियनशिप अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग स्पर्धाओं में से एक है। तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार और महाराष्ट्र की शीर्ष वरीयता प्राप्त वैष्णवी अधिकर ने गुरुवार को दिल्ली के डीएलचे कॉम्प्लेक्स में अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्व चैंपियन मनीष को नितिन कुमार सिन्हा के खिलाफ जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन 3 घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में उन्होंने 1-6, 6-1, 7-6 से जीत हासिल कर ली। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दिल्ली में चल रही आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में अपना पहला मैच जीत लिया है।
रेलगंजी जकार्ता इंटरनेशनल गोल्फ में सर्वश्रेष्ठ भारतीय 47 वर्षीय दिग्गज ने बारिश से प्रभावित पहले राउंड में 4 अंडर 66 का स्कोर किया। धर्मवीर ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में जीता रजत पदक। 36 वर्षीय पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने क्लब थ्रो F51 वर्ग में 29.71 मीटर फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। हैदराबाद ब्लैक हाउस ने किया विजयी आगाज। PVL सीजन 4 के उद्घाटन मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन कालीकट हीरोज को हराया। लुका जिदान पहली बार अल्जीरिया टीम में शामिल। फ्रांस से छोड़कर अल्जीरिया के लिए खेलने का फैसला। विश्व कप क्वालिफायर में मिला मौका। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।